आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि PYQs में से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो कि कई बार आ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। जिसमें से पहला चैप्टर जो है मैंने आपको बता दिया था, हिस्ट्री के पहले चैप्टर से मैंने कई क्वेश्चन आप लोगों को समझा दिया था, बता दिया था। आप पिछली वीडियो अगर नहीं देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड चैप्टर का भी मैंने 2 क्वेश्चन आपको समझा दिया था। अभी हम लोग इसके आगे यानी कि जो तीसरा क्वेश्चन है ये हम लोग करेंगे, ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन है वो मेनली आपका कल्चरल प्रोसेस और नेशनलिज्म के ऊपर बेस्ड है, ठीक। तो चलिए अभी हम लोग करते हैं, पहला सवाल देखते हैं कि पहला सवाल क्या है इसमें। तो जो पहला सवाल है इसमें वो ये है कि 2024 में आया है, इंडियन नेशनलिज्म यानी कि कौमी जज्बा, इंडियन नेशनलिज्म लोगों के जहन में बसाने के लिए मुख्तलिफ कल्चरल तरीके इस्तेमाल किए गए, ठीक है। मिसाल यानी कि एग्जाम्पल के साथ समझाएं। इसी क्वेश्चन को 2023 में पूछा गया था कि हिंदुस्तान में 19वीं सदी के आखिरी हिस्से यानी कि लेट 19th सेंचुरी में फोल्कलोर यानी कि लोक कथा और सिंबल यानी कि निशानियों का कौमी जज्बा यानी कि नेशनल फीलिंग, नेशनलिस्ट फीलिंग जगाने का में क्या किरदार था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर 2021 में भी इसी को दूसरे तरीके से पूछा गया है, ठीक है। 2017 में इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, लोक कथा कहानियों यानी कि फॉल्कलोर गीतों और छपी हुई तस्वीर वगैरह का आज़ादी की तहरीक यानी कि जो नेशनल मूवमेंट थे, ठीक है। नेशनल मूवमेंट जो यानी कि फ्रीडम, आज़ादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए फ्रीडम स्ट्रगल जो था उसमें क्या किरदार था उसको आपको लिखना है। इसका जवाब क्या है तो देखिए, कल्चरल अगर तरीका देखेंगे तो यहाँ पर जो सबसे पहला है वो है फॉल्कलोर और गीत। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था और जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर की है, कौमी गीत बने यानी कि नेशनल एंथम बने। उसके बाद है रासलीला जैसे फोक डांस से मुख्तलिफ इलाकों यानी कि रीजन में जज्बा बढ़ा। निशानियाँ यानी कि सिम्बॉल्स अगर देखा जाए तो भारत माता, माँ की सूरत में मुल्क का यानी कि देश का तसव्वुर यानी कि रिप्रेजेंटेशन दिया गया, ठीक है। इसके बाद है कौमी झंडा, नेशनल फ्लैग, स्वराज झंडा 1921 जिसमें चरखा था, खुद मुख्तारी यानी कि सेल्फ रिलायंस का निशान बना, ठीक है, सिंबल बना, ठीक है। तारीखी किस्से, हिस्टोरिकल स्टोरीज, राजपूत और मराठा हीरोज़ की कहानियाँ सुनाई गईं ताकि लोगों में जज्बा पैदा हो। लोकमान्य तिलक ने गणेश चतुर्थी और शिवाजी फेस्टिवल को एकता का जरिया बनाया। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, कौमी पहचान यानी कि नेशनल आइडेंटिटी मजबूत हुई और आज़ादी की तहरीक यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल को ताकत मिली, स्ट्रेंथ मिली। रिवाज यानी कि ट्रेडिशंस को तहरीक से, मूवमेंट से जोड़कर आम लोगों को शामिल किया गया, ठीक है। उसके बाद है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांव में यानी कि कंट्री साइड में। इसका जो है इससे भी रिलेटेड सवाल आता है, कई बार पूछा है 2021, 2015 में, 2018 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांव यानी कि कंट्री साइड में कैसे फैला। इसको दूसरे तरीके से ऐसे पूछा गया, ये तहरीक गांव में कैसे चली और इसमें किस तरह पीजेंट और ट्राइबल्स शामिल हुए। इसका जवाब है कि पीजेंट्स की शिरकत यानी कि पार्टिसिपेशंस। अवध की बात करेंगे तो बाबा रामचंद्र की क़यादत यानी कि लीडरशिप में किसानों ने कम रेंट, बेगार यानी कि मजदूरी बिना तनख्वाह के मजदूरी, उसको बेगार कहते हैं, ठीक है, का खात्मा और ज़मींदार का बाइकाट यानी कि बहिष्कार किया। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो जंगल सत्याग्रह में किसानों ने लकड़ी और चरागाह यानी कि ग्रेजिंग पर ब्रिटिश कानून का विरोध यानी कि प्रोटेस्ट किया। अगर हम ट्राइबल मूवमेंट की बात करेंगे तो गुडेम हिल्स आंध्र प्रदेश में अलूरी सीताराम राजू ने ब्रिटिश जंगल कानून के खिलाफ कबायली लोग यानी कि ट्राइबल लोगों की रहनुमाई की। जंगल सत्याग्रह मध्य भारत यानी कि सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल्स ने ब्रिटिश जंगल कानून का विरोध किया। तो ये थे ट्राइबल मूवमेंट। उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा तो नेशनल मूवमेंट जो था, कौमी तहरीक, गांव की तकलीफ़ों को एक साथ जोड़ा गया यानी कि जो नेशनल मूवमेंट था और जो गांव की तकलीफ थी उसको एक साथ जोड़ा गया। किसानों की ज़मीनी यानी कि लैंड और राइट्स की लड़ाई तहरीक का हिस्सा बनी। अब किसानों की जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं थी जैसे ज़मीनी मसले है ना, उनके हक, ये जो है अब वो तहरीक का मूवमेंट का हिस्सा बन चुके थे, ठीक है। इसके बाद है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसकी वजह और लिमिटेशंस, ठीक है। इस पर सवाल आया हुआ है 2021, 22, 2020 इनके लगातार पूछे जा चुके हैं। 2 काउज बताइए जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत का सबब बनी, वजह बनी, ठीक है। इस तहरीक की कमजोरियां यानी कि लिमिट्स
बयान करें, बताएं कि इस तहरीक की क्या लिमिटेशंस थी। तो इसका जवाब है कि शुरू होने की वजह यानी कि जो काउजेज़ है अगर उसकी बात करें तो इकोनॉमिक मुसीबत यानी कि इकोनॉमिक हार्डशिप, 1929 की मंदी, ग्रेट डिप्रेशन ने किसानों और मजदूरों की मुश्किलात बढ़ा दी। इसके बाद है पॉलिटिकल बेट्रेल यानी कि सियासी धोखा, साइमन कमीशन जो कि 1927 में आया था, उसमें एक भी हिंदुस्तानी न होने पर नाराज़गी हुई। उसके बाद है गांधी जी की क़यादत, लाहौर सेशन 1929 में हुआ था, पूर्ण स्वराज यानी कि पूरी आज़ादी का ऐलान हुआ। तहरीक की कमजोरियां यानी कि क्या लिमिटेशंस थी, दलित शिरकत कम यानी कि लो दलित पार्टिसिपेशन, दलित लोग कांग्रेस से दूर रहे, डॉक्टर अंबेडकर ने अलग हुकूक यानी कि राइट्स की डिमांड की। इसके बाद है कम्युनल डिवाइड, हिंदू मुस्लिम टेंशन्स यानी कि बेचैनी, मतलब यहाँ पर उर्दू लफ्ज़ इस्तेमाल है, हिंदू मुस्लिम टेंशन खिलाफत मूवमेंट के बाद बढ़ गई थी। उसके बाद है इंडस्ट्रियलिस्ट की दूरी, मजदूर हड़तालों से घबराकर बड़े यानी कि मजदूर हड़ताल न कर दें, इससे घबराकर बड़े बिजनेसमैन जैसे कि जीडी बिरला ने तहरीक से हाथ खींच लिया। उसके बाद है फॉकलोर सिम्बॉल्स का कौमी तहरीक में किरदार। तो इससे सवाल आता है कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान लोगों में एकता यानी कि कलेक्टिव बिलोंगिंग्स का एहसास कैसे पैदा किया गया। ठीक है, मुख्तलिफ कौम यानी कि मुख्तलिफ अलग अलग कम्युनिटी, रीजन और ज़बान यानी कि लैंग्वेज वालों में एकता कैसे बनी। तो इसका जवाब है कि सिंबल की बात करें तो भारत माता जो कि बता चुके हैं, और कौमी झंडा, माँ की सूरत में कौमी जज्बा जगाया गया। भारत माता को एक माँ की सूरत में दिखाया गया जिससे कौमी जज्बा, नेशनल जो फीलिंग थी वो जगाई गई। लाल, हरा और सफ़ेद रंग का स्वराज फ्लैग हिंदू मुस्लिम एकता का निशान बना। सकाफती इकदाम यानी कि कल्चरल स्टेप्स अगर देखा जाए तो फोक कहानियाँ, शिवाजी और रानी लक्ष्मीबाई की कहानियाँ जुनून जगाने के लिए सुनाई गई। उसके बाद है फेस्टिवल, तो गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा को कौमी मकसद से जोड़ा गया। अखबार और तस्वीर, तो अखबार की बात करें तो केसरी जो कि मराठी में, और यंग इंडिया जो कि इंग्लिश ने नेशनलिस्ट फिक्र को बढ़ाया। पॉपुलर प्रिंट्स की बात करें तो कालीघाट पेंटिंग और राजा रवि वर्मा की तस्वीर आज़ादी के जज्बे को मजबूत बनाती रही। तो ये तो हो गए मीडिया या फिर तस्वीर, पेंटिंग या अखबार वगैरह के बारे में। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं अभी सवाल कि किस तरीके से अलग अलग इलाके को, अलग अलग कौम को, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वालों में किस तरीके से यूनिटी पैदा की गई। तो इन सब चीज़ों में इन सब का बहुत बड़ा रोल है, तो ये सब याद रखिएगा। इसके बाद जो आपका चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 में क्या है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है पहला वो है एलुसिडेट एनी 3 फैक्टर दैट लेड टू ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, यानी कि 3 ऐसे फैक्टर्स बताएं जो ग्रेट डिप्रेशन का सबब बने। ठीक है, तो इसमें पहला रीज़न है ज़्यादा खेती यानी कि एग्रीकल्चर होने का मसला बरकरार रहा, जो गिरती हुई एग्रीकल्चर प्राइस की वजह से और भी ज़्यादा बिगड़ गया। दूसरा इसका रीज़न है, फैक्टर है, जब कीमतें यानी कि प्राइस गिरने लगी और किसानों की इनकम कम होने लगी तो उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की, जिसकी वजह से बाज़ार यानी कि मार्केट में बहुत ज़्यादा माल आ गया और कीमतें और भी गिर गईं। तीसरी बात अगर देखी जाए तो बहुत से मुल्कों ने 1920 में यानी कि 1920s के दरमियान अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अमेरिका से लोन लिया हुआ था, लेकिन जब ये कर्ज वापस लिया गया तो एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हो गया, माली बहरान पैदा हो गया, जिसकी वजह से छोटे बैंकों का दिवाला निकल गया यानी कि बैंकरप्ट हो गया और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग जैसी करेंसी गिर गई। ठीक है, तो ये किस चीज़ का वजह है, ये है ग्रेट डिप्रेशन यानी कि जो बहरान आया था उसका 3 फैक्टर है, 3 वजह है। ठीक है, इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडेंटर्ड लेबर्स टुवर्ड कल्चरल फ्यूजन इन द इमर्जिंग ग्लोबल वर्ल्ड। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो मतलब ये क्वेश्चन क्या है ये पहले समझ लीजिए कि इंडेंटर्ड लेबर का नए ग्लोबल वर्ल्ड यानी कि नए ग्लोबल दुनिया में कल्चरल फ्यूजन के लिए क्या योगदान था, बयान करेंगे यानी कि बताएं। ठीक है, कि कैसे उन लोगों ने अपने जो कल्चरल फ्यूज़न था उसको कैसे उन लोगों ने बढ़ाया, किस तरीके से अपने कल्चर को उन्होंने मिलाया। ठीक है, तो यहाँ पर है कि इंडेंटर्ड लेबर ने नया आने वाले यानी कि ग्लोबल वर्ल्ड में अलग अलग कल्चर के मिलने में अहम किरदार अदा किया। उनके एक्सपीरियंसेस और मुख्तलिफ कल्चर से मुलाकात यानी कि इंटरेक्शन ने नए तहजीबी असरात यानी कि कल्चरल इन्फ्लुएंस पैदा किया। ठीक है ना, उनके एक्सपीरियंस और अलग अलग कल्चर से जो उनका इंटरेक्शन था उससे नए कल्चर इन्फ्लुएंस पैदा किए। इंडेंटर्ड लेबर सख्त हालात यानी कि हार्श कंडीशन में रहते और
रहते, हार्श कंडीशन में रहते और काम करते थे, जिससे उनको आराम यानी कि कंफर्ट और तफरीह यानी कि रिलैक्सेशन के तरीके ढूंढने पड़े। इस वजह से मुख्तलिफ तहजीबी यानी कि कल्चरल रूप एक दूसरे से मिल गए और नए कल्चरल एक्सप्रेशन सामने आए। तीसरा है यहाँ पर कि त्रिनिदाद में हर साल मुहर्रम का जुलूस यानी कि प्रोसेशन एक शोर शराबा भरी राइटस त्यौहार कार्निवल यानी कि राइटस कार्निवल, ये याद रखिएगा, होस्से में बदल गया, जिसमें हर मज़हब, हर रिलीजन, हर रेस के मज़दूर शामिल होते, यानी कि हर नस्ल के मज़दूर शामिल होते। इसी तरह त्रिनिदाद और गुयाना में चटनी म्यूज़िक, ठीक है, चटनी म्यूज़िक का आगाज़ हुआ, जो भारतीय यानी कि इंडियन म्यूज़िकल ट्रेडिशन और कैरेबियन असरात यानी कि कैरेबियन इम्पैक्ट का मिला हुआ रूप था। ठीक है, उसके बाद है रास्ता फेरनिज्म, जो एक इस्तिहार यानी कि प्रोटेस्ट मज़हब है, एहतजाजी मज़हब है। कहा जाता है कि इसमें भारतीय मुजाहिरीन यानी कि मुहाजिरीन होगा, इंडियन माइग्रेंट्स और एफ्रो कैरिबियन कल्चर का फ्यूज़न था। ठीक है, अब ये जो मिसाल आपको दी गई है, ये दिखाती है कि इंडेंटर्ड मज़दूरों के तजुर्बात और मुलाकात ने किस तरह मुख्तलिफ तहजीबी सूरतों यानी कि कल्चरल फॉर्म्स के मिलने में मदद की थी। ठीक है, एक बार आप फिर से इसको सुन लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से बात क्लियर हो जाए। इसके बाद है वाई द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड पीपुल लिविंग इन सिटीज ऑफ ब्रिटेन फोर्स द गवर्नमेंट टू एबॉलिश कॉर्न लॉज इन दी 18th सेंचुरी, यानी कि ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और शहरी लोग, उन लोगों ने 18वीं सदी में सरकार को कॉर्न लॉज ख़त्म करने पर मजबूर क्यों किया। तो इसका जवाब है कि अक्सर इंडस्ट्रियलिस्ट और लैंडलॉर्ड कॉर्न लॉ के सपोर्टर नहीं थे, क्योंकि ये आज़ाद तिजारत यानी कि फ्री ट्रेड में रुकावट हिंड्रेंस पैदा करती थी। दूसरा वजह यह है कि ब्रिटेन में आबादी बढ़ रही थी, जिससे फूड ग्रेन्स की मांग यानी कि डिमांड भी बढ़ गई थी। अब यहाँ है कि बढ़ती हुई फूड की कीमत यानी कि प्राइस ने समाजी बेचैनी, सोशल अनरेस्ट पैदा कर दिया और गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया कि वो कॉर्न लॉ को ख़त्म करे। ठीक है, इसके बाद है कि एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडियन वीवर्स ड्यूरिंग दी अर्ली 20th सेंचुरी। 2020 में भी आया है और ये 2017 में भी इस तरह क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20वीं सदी के शुरुआती दौर में ग्रेट डिप्रेशन का भारतीय बुनकरों यानी कि वीवर्स पर क्या असर पड़ा, आपको इसकी वजाहत करनी है, इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या है कि ग्रेट डिप्रेशन का इंडियन बुनकरों यानी कि वीवर्स पर 20वीं सदी यानी कि 20th सेंचुरी के शुरुआती दौर में गहरा असर पड़ा, यानी कि प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है ना, अहम असरात की इफेक्ट्स क्या थे। बुनकरों और गोमास्तास यानी कि ब्रिटिश कंपनी के एजेंट थे, ये गोमास्तास जो था ये ब्रिटिश कंपनी का एजेंट था, तो इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि बुनकर अनफेयर प्रैक्टिस के खिलाफ एहतजाज यानी कि प्रोटेस्ट कर रहे थे और बेहतर काम की जो कंडीशन है वो चाहते थे, बेहतर उनको वर्किंग कंडीशन चाहिए थी। दूसरा है कि बुनकर अगर माल वक्त यानी कि ऑन टाइम पर न पहुंचाते तो उनको पनिशमेंट मिलती, जैसे जुर्माना या दूसरी सज़ा, जो उनके माली हालात यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रगल को और ख़राब करती थी। ठीक है, इसके बाद है उनकी जो बार्गेनिंग की सलाहियत थी, एबिलिटी थी, वो कम हो गई और वो मुख्तलिफ बायर्स को यानी कि ख़रीदारों को बेचने के बजाय सिर्फ ब्रिटिश कंपनीज़ पर इन्हिसार यानी कि रिलायंस करने लगे, उन पर ही डिपेंड हो गए, जो उन्हें बहुत कम कीमत यानी कि लो प्राइस पर माल लेती थी उनसे। ठीक है, इसके बाद है ब्रिटिश कंपनीज़ बुनकरों से बहुत कम कीमत पर चीज़ें को ख़रीदती थी, जिसकी वजह से उनकी आमदनी यानी कि इनकम में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया, बहुत ज़्यादा कमी आ गई और उनकी जो इकोनॉमिक हालात और ज़्यादा बिगड़ गई। इसके बाद है कि कई बुनकर ख़ासकर कार्नेटिक और बंगाल के इलाकों में बेहतर नौकरियां यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में अपनी बस्तियां छोड़ गए। इसके बाद है कुछ बुनकर और मकामी ताजिर यानी कि लोकल ट्रेडर्स ने
ब्रिटिश कंपनीज के जुल्म और एक्सप्लॉइटिव प्रैक्टिस यानी कि जुल्म और शोषण के खिलाफ बगावत रिवोल्ट भी किया। इन इकोनॉमिक मुश्किलात की वजह से बहुत से बुनकरों को अपने कारखानों यानी कि वर्कशॉप बंद करने पर मजबूर होना पड़ा, जो रिवायती यानी कि ट्रेडिशनल हैंडलूम इंडस्ट्री के डिक्लाइन का कारण बना। कुल मिलाकर ग्रेट डिप्रेशन ने इंडियन बुनकर को शदीद नुकसान पहुंचाया, सेवियर इम्पैक्ट किया। ठीक है, उनकी जो माशरती मुश्किलात को बढ़ाया और उनकी इंडस्ट्री को जवाल की तरफ ढकेल दिया, इनके डिक्लाइन हो गई। ठीक है, अब इसके बाद है एक्सप्लेन द रोल ऑफ ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशन इन दी पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेटलमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि दूसरी जंग अजीम जो हुई, दूसरी वर्ल्ड वॉर जो हुई थी, उसके बाद ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशन का क्या किरदार था, इसको एक्सप्लेन करना है। तो ब्रिटन वुड इदारों यानी कि ब्रिटन वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस जैसे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड वॉर टू के बाद इकोनॉमिक सिस्टम को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। 1944 में ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बनाए गए। आईएमएफ का काम माशी ताउन यानी कि मॉनेटरी कॉपरेशन, एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल मदद यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। वर्ल्ड बैंक जो आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट भी कहलाता है, जंग से यानी कि उस लड़ाई से, वॉर से तबाह जो कंट्रीज़ थे उसकी रिकंस्ट्रक्शन और तरक्की यानी कि डेवलपमेंट में मदद करता था। ये दोनों इदारे मुल्कों की जो इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि तिजारत और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अहम रहे। आईएमएफ ने माशी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान लोन और स्टेबिलिटी प्रोग्राम यानी कि सर्विलांस एंड लेंडिंग प्रोग्राम दिए, जबकि वर्ल्ड बैंक ने लॉन्ग टर्म लोन और टेक्निकल मदद यानी कि टेक्निकल असिस्टेंस फराहम किया। इनका मकसद जंग के बाद इकोनॉमिक रिकवरी और इंटरनेशनल कॉपरेशन को बरकरार रखना था। छठा क्वेश्चन है, व्हाई डिड यूरोपियन फ्ली टू अमेरिका इन दी 19th सेंचुरी? गिव 3 रीजन। कह रहा है कि 19वीं सदी में यूरोपियन लोग अमेरिका क्यों गए थे, वहाँ क्यों चले गए? 3 कारण आपको बताना है। तो 19वीं सदी में यूरोपियंस अमेरिका भाग गए क्योंकि यूरोप में गरीबी और भूखमरी का मसला था। ठीक है, आबादी ज़्यादा थी लेकिन माशी मौके, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कम थी। अमेरिका में कंपटीशन कम था। भूख, खतरनाक बीमारी यानी कि डेडली डिजीज़ और मजहबी झगड़े यानी कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत सी जानें जा रही थीं। यूरोपियंस अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका भाग गए। उस वक्त अमेरिका ज़्यादा तरक्की याफ्ता यानी कि डेवलप नहीं था, इसलिए भूखे यूरोपियंस वहाँ अपनी ताकत जमाने और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए गए। इसके बाद है ट्रेड और एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड, एक्सप्लेन दी स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ सिल्क रूट। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है कि ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज हमेशा साथ साथ चलते हैं, यानी कि ट्रेड हो या कल्चरल एक्सचेंज हो, वो हमेशा साथ साथ चलते हैं। इस स्टेटमेंट को सिल्क रूट के हवाले से आपको एक्सप्लेन करना है। सिल्क रूट पुराने दौर की रूहदार तिजारत यानी कि वाइब्रेंट ट्रेड और दूर दूर तक मजहबी और सकाफती ताल्लुक यानी कि कल्चरल लिंक का अच्छा नमूना है। सिल्क रूट पुराने दौर की यानी कि प्री मॉडर्न एरा की वाइब्रेंट ट्रेड और दूर दूर तक कल्चरल लिंक्स का मजहबी और सकाफती ताल्लुकात यानी कि कल्चरल लिंक का अच्छा नमूना है। सिल्क रूट का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस रास्ते से चीनी रेशम, चाइनीज़ सिल्क, मगरिब यानी कि वेस्ट की तरफ जाती थी और यूरोप से एशिया के लिए कीमती धातु यानी कि प्रेशियस मेटल आती थी। इस रास्ते से चीनी मिट्टी का बर्तन यानी कि चाइनीज़ पॉटरीज, चीनी कपड़े यानी कि टेक्सटाइल वहाँ चीन का, और भारतीय मसाले, स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया की तिजारत होती थी इसी रास्ते से। ठीक है, मुख्तलिफ खाने यानी कि अलग अलग खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी दूर दूर तक कल्चरल एक्सचेंज का ज़बरदस्त नमूना है, क्योंकि इसी रूट से ईसाई मुबल्लिग यानी कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ हो, मुसलमान उपदेशक हों यानी कि मुस्लिम प्रीचर्स, और बुद्ध मज़हब के राहिब यानी कि बुद्धिस्ट मॉन्क हो, वो सफ़र करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 3 इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय यूरोप इन 1830s। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 3 जो इकोनॉमिक हार्डशिप था जो यूरोप ने फेस किया 1830 के दशक में, उनको आपको बताना है। तो 1 साल की ख़राब फसल यानी कि जो बैड हार्वेस्ट की वजह से खाने की चीज़ों की कीमत बढ़ गई,
राइज इन फूड प्राइस, जिससे कंट्री ज़्यादा गरीब हो गया। आबादी बढ़ने का निस्बत यानी कि रेशियो ऑफ राइज इन पॉपुलेशन, रोजगार के मौके बढ़ने से ज़्यादा था, यानी कि जितना आबादी बढ़ रही थी जिस रेशियो से, उस रेशियो से रोजगार नहीं बढ़ रहा था, जिस वजह से घेतों और झुग्गी बस्तियां, ओवर क्राउडेड स्लम्स बढ़ गई। ठीक है। यूरोप के कुछ इलाकों में किसान यानी कि पीजेंट्स फ्यूडल टैक्स और जिम्मेदारियों यानी कि फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशंस का बोझ तले दबे हुए थे। महंगी खुराक, हाई फूड प्राइस से तंग शहरी लोग, अर्बन डवेलर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने कॉर्न लॉज ख़त्म करवाने पर जोर दिया। ठीक है। फूड ऑफर मेनी एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज, सपोर्ट योर आंसर विथ 3 एग्जाम्पल्स। फूड यानी कि भोजन जो है वो कई ऐसा एग्जाम्पल पेश करता है जहां लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज होता है। ठीक है। इसमें आपको इसके सपोर्ट में आपको आंसर करना है 3 एग्जाम्पल के साथ। सफ़र करने वाले मुसाफिर जो ट्रैवलर्स और ट्रेडर्स नए क्रॉप्स उन इलाकों में लेकर गए जहां वो सफ़र करते थे। मिसाल के तौर पर नूडल्स चीन से वेस्ट की तरफ गया और स्पैघेट्टी बन गया। अरब ट्रेडर्स ने पास्ता 5वीं सदी 5th सेंचुरी में सिसिली यानी कि इटली तक पहुंचाया। ऐसे मिलती जुलती ग़िज़ाएँ जो सिमिलर फूड्स है वो भारत और जापान में भी मशहूर थीं। ये सब दिखाता है कि पुराने दौर प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी दूर दूर तक कल्चरल सकाफती ताल्लुकात यानी कि कल्चरल लिंक्स, लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट मौजूद थे। आलू, मकई, टमाटर और मिर्च तकरीबन 500 साल पहले तक भारत में नहीं जानी जाती थी। यह सब चीज़ें यूरोप और एशिया में तब इंट्रोड्यूस हुई जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया। इसके बाद चैप्टर 4 है आपका, एक्सप्लेन एनी 3 काउज विच लेड टू डिक्लाइन ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन अर्ली 19th सेंचुरी। यानी कि आपको 3 काउज बताने हैं जिससे इंडियन कॉटन टेक्सटाइल जो है वो डिक्लाइन किया। इंडियन कॉटन टेक्सटाइल का जो डिक्लाइन है वो 19वीं सेंचुरी में कैसे हुआ? सस्ते ब्रिटिश कपड़े, पहली वजह, ब्रिटिश मशीन मेड कपड़े सस्ते थे जिस वजह से इंडियन हाथ से बने कपड़े compete नहीं कर सके। इस वजह से इंडियन कपड़ों की डिमांड कम हो गई। कॉटन की कमी, अमेरिकन सिविल वॉर की वजह से ब्रिटेन को यूएस से कॉटन मिलना बंद हो गया जिस वजह से उन्होंने इंडिया से कॉटन खरीदा जो इंडियन व्यूअर्स के लिए कम पड़ गया। इंडियन कॉटन मिल का आना 19वीं सेंचुरी 19th सेंचुरी के आखिरी तक इंडिया में भी कॉटन मिल लग गई जो हाथ से बने कपड़ों के लिए और नुकसानदेह रही। इसके बाद है व्हाट वाज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसी इंडस्ट्रियल सिस्टम को कहते हैं जो यूरोप में मॉडर्न फैक्ट्रीज के आने से पहले था। इसमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता था जो इंटरनेशनल मार्केट के लिए होता है, लेकिन यह शहरों की फैक्ट्री से के बजाय ज़्यादातर गांव में होता था। फोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की अहमियत यानी कि सिग्निफिकेंस बताना है। मज़ीद आमदनी यानी कि एक्स्ट्रा इनकम, खेती से कम आमदनी होने पर लोग कॉटेज इंडस्ट्री, घर में छोटे इंडस्ट्री में काम करने लगे जो उनकी फाइनेंशियल हालात को बेहतर करता था। इसके बाद है हुनर और तजुर्बा यानी कि स्किल डेवलपमेंट। इसने लोगों में नए स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप, व्यापार करने की सोच पैदा की जो बाद में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए मददगार बना। टेक्नोलॉजी का तरक्की यानी कि इनोवेशन जो टेक्नोलॉजी में आई, इस सिस्टम में नए प्रोडक्शन मेथड और टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई जो इंडस्ट्रीज़ के बढ़ाने में मददगार रही। इसके बाद है ट्रेड का फ़रोग, लोकल और इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ने लगा और मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और प्रोड्यूसर्स का एक नेटवर्क तैयार हो गया। उसके बाद है सोशल चेंज, इसमें औरतों और बच्चों को भी काम मिलने लगा जो पहले सिर्फ मर्दों के काम माना जाता था। ये नए ज़माने की औरत की आज़ादी, वुमेन एम्पावरमेंट की शुरुआत थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वाई वेयर द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज डू नॉट कीन टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न मशीनरी इन द 19th सेंचुरी, एक्सप्लेन 5 रीज़न। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट के मॉडर्न मशीनरी को न अपनाने का कारण मौसमी मांग यानी कि सीजनल डिमांड। कई इंडस्ट्रीज़ में डिमांड हर वक्त एक जैसी नहीं रहती थी, इस वजह से पूरे साल वर्कर्स रखना महंगा पड़ता। प्रोडक्ट की वैरायटी, कुछ सामान सिर्फ हाथ से बन सकता था जो मॉडर्न मशीन्स रेप्लिकेट नहीं कर सकती थी, इस वजह से ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ा नहीं गया। हुनर की ज़रूरत, स्किल रिक्वायरमेंट, कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए ख़ास इंसानी
स्किल चाहिए होते थे जो मशीन नहीं कर सकती थी। हाथ से बने प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर माने जाते थे। अमीर तबका, अपर क्लास की पसंद, अपर क्लास हाथ से बने सामान को ज़्यादा बेहतर और रिफाइंड मानता था, जबकि मशीन मेड आइटम सस्ते और घटिया समझे जाते थे। इसके बाद है सांस्कृतिक मुखालफत, कल्चरल रेजिस्टेंस। लोग नए मशीन के खिलाफ थे क्योंकि उन्हें डर था कि नौकरियां चली जाएंगी और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स खत्म हो जाएंगी। चौथा क्वेश्चन है, हाउ डिड अबंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट इफेक्ट द लाइव्स ऑफ द वर्कर्स इन द 19th सेंचुरी। तो इसका जो आंसर वो क्या होगा, कम मजदूरी यानी कि लोअर वेज, मजदूर ज़्यादा होने की वजह से मालिक यानी कि जो एम्प्लॉयर्स थे उसने कम पैसा दिया, जो उनकी परचेजिंग पावर यानी कि खरीदने की जो ताकत है उसको कम कर दिया और उनकी इकोनॉमिक हालात और ख़राब हो गए। इसके बाद है बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट। नौकरियों की कमी होने की वजह से कई लोग महीनों तक काम का इंतज़ार करते और छोटी मोटी नौकरियां करनी पड़ती। इसके बाद है शोषण, एक्सप्लॉयटेशन। मालिक ज़मींदारों को कम पैसा देते और ज़्यादा काम करवाते क्योंकि उनकी ज़िंदगी को और मुश्किल बना दिया जो उनकी ज़िंदगी को और मुश्किल बना दिया। इसके बाद है प्रोटेस्ट और हड़ताल। बुरे हालात की वजह से मजदूर स्ट्राइक और प्रोटेस्ट करने लगे ताकि उन्हें बेहतर तनख्वाह और काम के अच्छे स्टेटमेंट मिल सके। माइग्रेशन और बेघर होना, कई लोग नौकरी के लिए शहरों में आए मगर काम न मिलने पर कुछ को वापस गांव लौटना पड़ा। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, एक्सप्लेन 3 रीजन फॉर क्लैश बिटवीन वीवर एंड गोमास्तास। यानी कि वीवर और गोमास्तास के दरमियान जर्मनी झगड़े की वजह। लोकल रिश्ते, पहले वीवर लोकल मर्चेंट्स के साथ काम करते थे जो एक अच्छा रिश्ता है। जब गोमेस्तास यानी कि कंपनी के जो सुपरवाइज़र हैं आए तो ये सिस्टम बिगड़ गया और झगड़े होने लगे। उसके बाद है यहाँ पर कि जालिमाना रवैया, ऑथोरिटेरियन बिहेवियर। ठीक है, गोमेस्तास सिपाहीज और प्यून्स यानी कि जो सिपाही होते थे या जो प्यून्स होते थे उसके साथ वीवर्स के गांव जाते, उन्हें धमकाते और अगर काम देर से होता तो सज़ा देते, जो वीवर्स के लिए परेशानी का सबब बना। कम मजदूरी और कोई चुनाव नहीं, लो वेज एंड नो चॉइस। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वीवर्स को मजबूर कर दिया कि वो सिर्फ उनको कपड़े बेचे। इस वजह से वीवर को सस्ता दाम मिलता और दूसरे बायर से बेचने का ऑप्शन नहीं था। ये सबसे बड़ी वजह बनी झगड़े और बगावत यानी कि रिवोल्ट की। इसके बाद लास्ट चैप्टर आपका चैप्टर 5 है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके पास हैं, देखिए। हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस? जोहान्स गटेनबर्ग। ठीक है, नेम द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय गटेनबर्ग प्रेस। तो कौन सी बुक थी? वो थी गटेनबर्ग बाइबल और द 49 लाइन बाइबल। ठीक है, 42 लाइन बाइबल। वाई वाज वर्नेकुलर प्रेस एक्ट पास इन 1878? क्यों पास हुआ था? वर्नेकुलर प्रेस एक्ट 1878 में ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने पास किया था ताकि वर्निकुलर अखबारों को कंट्रोल और रेगुलेट किया जा सके। ब्रिटिश सरकार को लगता था कि यह प्रेस उनके रूल के लिए खतरा है और ब्रिटिश पॉलिसीज़ की निंदा करता था। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म कैलीग्राफी? तो कैलीग्राफी इज़ द आर्ट ऑफ डेकोरेटिव हैंडराइटिंग और लेटर। इसका है प्रिंट रिवॉल्यूशन की इन द 16th सेंचुरी यूरोप ट्रांसफॉर्म द लाइफ्स ऑफ पीपुल। प्रिंट रिवॉल्यूशन की वजह से जो 16वीं शताब्दी में यूरोप में लोग रहते थे, ठीक है, उनके ज़िंदगी को ट्रांसफर कर दिया। सपोर्ट दी स्टेटमेंट। 16वीं सेंचुरी में प्रिंट रिवॉल्यूशन का लोगों की ज़िंदगी पर असर। किताबों तक आसान रसाई, इजी एक्सेस। पहले सिर्फ इलाइट्स पढ़ सकते थे और आम लोग सिर्फ सुनकर सीखते थे। द प्रिंट रिवॉल्यूशन ने लिखी गई मालूमात यानी कि इंफॉर्मेशन को आम लोगों तक पहुंचाया। नए आइडियाज़ का फ़रोग यानी कि स्प्रेड ऑफ आइडियाज़, नए ख्याल आम होने लगे जो पुरानी सोच और रिवायतों को चैलेंज करने लगे। ठीक है, इससे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जैसे अहम तहरीक यानी कि मूवमेंट शुरू हुए जो कैथोलिक चर्च के इख्तियार को चुनौती यानी कि चैलेंज देते थे। मालूमात का तहफ़्फ़ुज़, प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज। छपी हुई किताबें एक जैसी और उनमें ज़्यादा गलतियाँ होती थी, लेकिन हाथ से लिखी हुई किताबों में गलतियाँ बेगलत होती थी यानी गलतियाँ कम होती थी और जो हाथ से किताबें लिखी होती थी उसमें गलतियाँ ज़्यादा होती थी।
उसके बाद है तालीम और लिटरेसी, एजुकेशन लिटरेसी, ज़्यादा लोग पढ़ना लिखना सीखने लगे जिस वजह से सोशल मोबिलिटी यानी कि समाजी तरक्की और नॉलेज का फ़रोग बढ़ने लगा। हाउ हैड लार्ज नंबर ऑफ न्यू ट्रेडर्स अमंग चिल्ड्रेन वुमेन वर्कर इंक्रीज इन 19th सेंचुरी यूरोप। जो न्यू रीडर थे वो बच्चों में, औरतों में और वर्कर में कैसे बढ़ गए, ठीक है। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। 19th सेंचुरी में प्राइमरी तालीम यानी कि एजुकेशन वाजिब कंपलसरी बनाई गई। 1857 में फ्रांस में एक चिल्ड्रेंस प्रेस कायम हुआ जो बच्चों के लिए किताबें छापता था। ग्रीम ब्रदर्स ने लोक कहानियाँ और नज़में जमा की, उन्हें एडिट किया, मगर पहले वर्जन रीडर्स के लिए मुनासिब नहीं था, इस वजह से 1812 में दोबारा पब्लिश किया गया। औरतों के लिए प्राइमरी पेनी मैगजीन्स लिखी जा रही थी जो उनके तालीमी और समाजी इम्प्रूवमेंट का हिस्सा थी। मज़दूरों के लिए लाइब्रेरीज बनाई गई जहां थके हुए मज़दूर आकर किताबें पढ़ सकते थे और अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात लिख सकते थे। उन्होंने सियासी रिसाले यानी कि पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स और अपनी आप बयान यानी कि ऑटोबायोग्राफीज भी लिखी। अगला क्वेश्चन है, प्रिंट क्रिएटेड दी पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज़। प्रिंट की वजह से आइडियाज़ बड़े पैमाने पर सर्कुलेट हुए, ज़्यादा सर्कुलेट हुए। इंट्रोड्यूस ए न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट। अब फिर क्या हो गया कि इससे नए दुनिया का आगाज़ हुआ यानी कि डिबेट और डिस्कशन वाली दुनिया। एनालाइज द स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलीजन इन यूरोप। प्रिंट ने नए आइडियाज़ की दूर तक रसाई और बहस का एक नया दौर शुरू किया। मुख्तलिफ राय डिसेंटिंग ऑथर्स यानी कि अलग अलग राय रखने वाले भी अपने ख्यालात छपवाकर लोगों तक पहुंचा सकते थे, जो नए डिबेट्स और बहस का सबब बना। छपे हुए प्रिंटेड मैसेज यानी कि छपे हुए पैगामात के ज़रिए लोगों को नए तरीके से सोचने और अमल करने पर मजबूर किया जा सकता था। आम लोगों को मुख्तलिफ आइडियाज़ तक रसाई मिली, पहुँच मिली, जो उनकी सोच बदलने और नए ऑप्शंस पर गौर करने का सबब बना। उसके बाद है, वाई कुड मैन्यूस्क्रिप्ट नॉट सेटिस्फाई द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक इन यूरोप ड्यूरिंग दी 19th सेंचुरी। क्यों नहीं मैन्यूस्क्रिप्ट डिमांड पूरी कर पा रहा था यूरोप में, ठीक है, इन दी 14th सेंचुरी। तो 14th सेंचुरी यूरोप में मैन्यूस्क्रिप्ट बढ़ती हुई किताबों की डिमांड पूरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि यह नाजुक एंड फ्रेजाइल, संभालने में मुश्किल और ना ही आसानी से उठाई जा या पढ़ी जा सकती थी। कौन? तो मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। व्हाट इज मैन्यूस्क्रिप्ट? मेंशन एनी टू लिमिटेशन ऑफ इट ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। मैन्यूस्क्रिप्ट हाथ से लिखा गया दस्तावेज होता है जो आमतौर पर पाम लीव्स या दस्तकार कागज़ यानी कि हैंडमेड पेपर पर लिखा जाता था। 19वीं सदी में मैन्यूस्क्रिप्ट की कुछ कमियां थी। ये बहुत महंगी और नाजुक होती थी, इस वजह से आम लोगों के लिए दस्तयाब नहीं थी, एक्सेसिबल नहीं थी। मुख्तलिफ लिखाई के अंदाज यानी कि डिफरेंट स्क्रिप्ट स्टाइल की वजह से इन्हें समझना मुश्किल होता था, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, व्हाई डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट कर्ब द फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रेस आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। यानी कि जो फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रेस था उसको क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दबाया, ठीक है, फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रेस। तो यहाँ कहता है 1857 की बगावत के बाद प्रेस की आज़ादी पर पाबंदी लगी। गुस्से में आए अंग्रेज अफसरों ने इंडियन प्रेस पर सख्ती की क्योंकि यह नेशनलिस्ट हरकतों को बढ़ावा दे रहा था। 1887 में वर्नेकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ जो हुकूमत को अखबारात पर सख्त सेंसर यानी कि निगरानी का हक देता था। हुकूमत वर्नेकुलर न्यूज़पेपर पर नज़र रखती थी और अगर कोई रिपोर्ट सेडिटियस यानी कि बगावती समझी जाती थी, अखबार को चेतावनी दी जाती है, अगर वार्निंग न मानी जाती तो प्रेस को जब्त यानी कि सीज कर लिया जाता और उनकी मशीन भी चीज़ें यानी कि चीन कॉन्फिकेट ली जाती, यानी कि जो मशीन थी उनकी वो भी छीन ली जाती थी, ठीक है। इसके बाद जो आपका 11वां क्वेश्चन है, प्रिंट कल्चर क्रिएट द कंडीशन विद इन विच द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अकर्ड, गिव एनी 3 सुटेबल आर्गूमेंट। प्रिंट कल्चर ने ऐसा कंडीशन पैदा किया जिसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है। आपको 3 ऐसे आर्गूमेंट लिखना है इस स्टेटमेंट के लिए। प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए ज़रूरी हालात पैदा किए। रोशन ख्याली यानी कि इनलाइटमेंट के मुफक्किरीन जैसे वोल्टायर और रोसू ने रीज़न को फ़रोग दिया और पुरानी अकीदतों को, अंधविश्वासों और डिस्पोटिज्म की तनकीद की। इनके छापे हुए कामों ने पब्लिक ओपिनियन बदलने में मदद की। प्रिंट कल्चर ने लोगों को बहस और मुनाजरे यानी कि डिबेट का मौका दिया। अखबारात, पैम्फलेट और छपे हुए आर्टिकल्स, मज़ामीन सियासी गुफ्तगू और हुकूमत के इख्तियार यानी कि अथॉरिटी को सवाल करने का ज़रिया बने। शाही तबका इनके रॉयल्टी का मजाक उड़ाया गया और एंशिएंट रिजाइम की करप्शन और नाइंसाफ़ी को एक्सपोज किया गया। अंडरग्राउंड
छपे हुए पब्लिकेशंस ने आम लोगों में शऊर जगाया और बगावती यानी कि रिवोल्यूशनरी जज्बात को बढ़ावा दिया, जो आखिर तक फ्रेंच रिवोल्यूशन का सबब बना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट रिवोल्यूशन इन यूरोप। तो 15 से 16वीं शताब्दी में यूरोप में प्रिंट रिवोल्यूशन का अहम असर क्या पड़ा? किताबों की कीमत कम हुई, जिससे ज़्यादा लोग किताबें खरीद सकते थे, किताबें बनाने का वक्त और मेहनत कम लगी और एक साथ ज़्यादा कॉपीज़ छपने लगी। ठीक है, इसके बाद बाजार में किताबों की भरमार हो गई, जिससे नए रीडर्स मिले, पॉपुलर बैलेट्स और लोक कहानियाँ तस्वीर इलस्ट्रेशन के साथ छपने लगी, जो और भी दिलचस्प हैं। नए आइडियाज़ दूर तक पहुँचे और बहस का नया दौर शुरू हुआ। इसके बाद है मुख्तलिफ सोच, यानी कि अलग अलग सोच रखने वाले भी अपने नज़रियात छापकर पहले फैला सकते थे, जो पुरानी सोच को चैलेंज करता था। मार्टिन लूथर ने प्रिंट के इस्तेमाल करके चर्च को चैलेंज किया और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन शुरू की। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन था मैंने पूरा कर दिया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है, बट उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इसके बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप इसको फिर से एक बार देखिए ध्यान से और कहीं पर कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।